अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और क्लास 12th की बुक को आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शुरू के अंदर जो आपको यहाँ पर ये चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल बिहेवियर, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट एंड एजिंग, ये तमाम के तमाम चैप्टर्स जो हैं ये जूलॉजी से रिलेटेड है। तो आपका जो पेपर जूलॉजी का बनेगा वो इन्हीं चैप्टर्स में से बनेगा। और फिर जो ग्रीन कलर्स के अंदर जो आपको चैप्टर्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि क्रोमोसोम एंड डीएनए, इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये आपके बॉटनी के चैप्टर्स जो हैं रहेंगे। तो बॉटनी का पेपर जो है वो इन चैप्टर्स में से आने वाला है। अब हम हमारे पहले चैप्टर होम्योस्टेसिस, इसके इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बुक रीडिंग के अलावा हमारे लेक्चर बेस्ड क्लासेस जो हैं वो भी चलेंगे 1 अप्रैल से। और आप कभी भी अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हो तब भी आप उन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हो। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, वरना फिर 1 तारीख से उसके लाइव क्लासेस जो हैं वो भी यहाँ पर चलते रहेंगे। उनमें भी आप जो है हिस्सा ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस 500 जो है मंथली बेसिस पर वो चार्ज की जाएगी। और उसके अलावा एक टेस्ट सेशन जो है वो भी आपके लिए दिया जाएगा, जिसके अंदर MCQs जो है होम्योस्टेसिस के टॉपिक वाइज दिए जाएंगे, ताकि आपकी वहाँ से भी काफ़ी प्रिपरेशन हो सके। सबसे पहले हम लोग होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस के लफ्ज़ का जिक्र किया जा रहा है। द होम्योस्टेसिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर बी कैनन। एक शख्स का जिक्र किया जा रहा है जिनका नाम है वाल्टर बी कैनन, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने होम्योस्टेसिस का टर्म इस्तेमाल किया। और होम्योस्टेसिस का टर्म कौन सी चीज़ों के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया? इन्होंने सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस के लिए होम्योस्टेसिस का टर्म जो है इस्तेमाल किया। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है जो खुद से ही, सेल्फ से ही रेगुलेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी के प्रोसेसेस। यानी कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन रख रहा है। और अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें एडजस्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट में हमें तब्दीलियां देखने को मिलती हैं, टेम्परेचर की तब्दीलियां हो गई, या हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट में ही अंदरूनी तौर पर ही कुछ केमिकल ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन केमिकल्स का आ जाना ये हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को तब्दील करेगा। तो उनका रिमूव होना वो हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो मुख्तलिफ तरह से हमारी बॉडी की इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जा रहा है होम्योस्टेसिस के ज़रिए से। होम्यो का मतलब ही होता है सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है रहना। यानी कि जितने भी तब्दीली आ जाए हमारी बॉडी सेम रहे, इसी को होम्योस्टेसिस कहा जाएगा। मज़ीद बात बयान की जा रही कि होम्योस्टेसिस ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी की बका के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी ला के रखेगा बॉडी के फंक्शंस के अंदर, ताकि वो इन्वायरमेंट को ठीक से फेस कर सके। इसी की वजाहत में मज़ीद लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग इन्वायरमेंट हो सकती हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीनी इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, और एक्वाटिक यानी कि पानी में भी वो रह रहे होते हैं। तो अगर टेरेस्ट्रियल ज़मीनी इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर भी कंडीशंस बदलते रहते हैं, कभी सर्द माहौल हो गया, कभी गर्म माहौल हो गया। इसी तरह से एक्वाटिक इन्वायरमेंट में भी तब्दीलियां आ सकती हैं। तो कुछ कंडीशंस मॉडरेट हो सकती हैं, दरमियाने हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम बहुत शिद्दत वाली कंडीशन भी हो सकती हैं, जो कि असर करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे जानदार के ऊपर। और फिर जानदार को कुछ फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर, बॉडी के ऑर्गन्स में तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी ताकि वो उससे सर्वाइव कर सके। तो बॉडी उनकी कुछ तब्दीलियाँ लेकर आएगी बाहर के माहौल को फेस करने के लिए। यही बात लिखी हुई है कि अगर इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं तो ऑर्गेनिज्म को अपनी इन्वायरमेंट को, बाहर का इन्वायरमेंट अलग है, और बाहर का इन्वायरमेंट जब तब्दील हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट में भी असर करेगा। तो जब बाहर तब्दीली आएगी, ऑर्गेनिज्म भी अपनी बॉडी में कुछ लिमिट के अंदर तब्दीली लेकर आएगा ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब बॉडी के अंदर कौन कौन सी इन्वायरमेंट हो सकती हैं? बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स हो गए, जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गए, इन सब पर हमारा इन्वायरमेंट कंसिस्ट कर रहा है। तो उन सब के अंदर तब्दीली लेकर आनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। अब जो हमारे अंदर तब्दीलियाँ आएंगी उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिस्टम मौजूद है। एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल करेगा, और हमारा नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी के अंदर गर्मी की वजह से पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो एंडोक्राइन सिस्टम एक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा जिसे ADH कहा जाता है, और वो ADH हमारी बॉडी में पानी को महफूज करके रखेगा।
इसी तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगा, नर्वस सिस्टम भी असर दिखाएगा मुख्तलिफ मामलात के अंदर। नर्वस कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल आप इस तरह से ले लें कि हमारी बॉडी में शिवरिंग हो सकती है, मसल्स की मूवमेंट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से भी हीट हमारी बॉडी में जनरेट करी जा सकती है जब सर्दियों का मौसम हो। तो ये दो सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये यकीन दहानी कराते हैं कि होम्योस्टेसिस के जो भी काम हैं वो ठीक से हो रहे हों। होम्योस्टेसिस के 3 मेन काम होते हैं। एक होता है थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। एक चीज़ होती है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के अंदर वाटर को और सॉल्यूट को, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना। और एक चीज़ होती है एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी के अंदर ख़राब चीज़ें जो बन रही हैं उन्हें रिमूव करना। तो इस तरह से जब ये तीनों चीज़ें होंगी हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो मेंटेन रह पाएगा। तो वही बात कि ये सारा जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किए हुए होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंट्रोडक्शन हमारा आज की वीडियो के अंदर ये काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के अंदर हम लोग मज़ीद टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।